मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से है और मैग्नेटिक का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से है। अभी तक आपने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मतलब किसी कंडक्टर से चार्ज का मोशन हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब आप यहाँ पर एक नई चीज़ देखने जा रहे हो, वो देखने जा रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कोई अपने आप में इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता है। मतलब वो जो चार्ज मोशन करता है किसी कंडक्टर के अबाउट तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट फॉर्म होता है, उस तरह का इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिसके अंदर कोई वेरिएशन आ जाए तो उस फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर देता है। मतलब कि वो वही काम कर देता है जो इलेक्ट्रिकल करंट काम करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट की भूमिका में कौन आ गया? वो फिजिकल क्वांटिटी या वो फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन आ गया, जो कि सेम इफेक्ट पैदा करता है। कैसा सेम इफेक्ट? जैसा कि एक इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि मोशन होता हुआ चार्ज जैसा इफेक्ट पैदा करता है, वैसा इफेक्ट। इसीलिए हमने उस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज है ना, उसका नाम हमने रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वास्तव में वो करंट बिल्कुल भी नहीं है जो चार्ज चलने वाला करंट अभी तक आपने देख रखा है। ठीक, तो अभी तक आपने जो करंट की डेफिनेशन देख रखी है कि जब तक चार्ज चलेगा नहीं तब तक करंट बनेगा नहीं। अब हम उस डेफिनेशन से और ऊपर उठते हैं। अब आपकी जानकारी और बढ़ेगी। अब आपको इलेक्ट्रिकल करंट का ऐसा डेफिनेशन पता चलेगा, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में ऐसी जानकारी पता चलेगी कि जिससे आप यूनिवर्सली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो बता सकते हो या पहचान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंबल हमने आई डी रखा हुआ है। आई फॉर करंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ जानते हो, तो हम एक काम करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिकल वायर लिया, उसको कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ कनेक्ट किया। कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को ये एक और मैंने कंडक्टिंग वायर ले लिया है, उसके साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट आई पास होगा, ये इलेक्ट्रिकल करंट आई कैसे पास करोगे? अरे भैया, यहाँ पर बैटरी लगा दो, बैटरी लगा करके करंट पास हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल करंट जब आई पास होगा, चलो बना देते हैं, खुश हो जाओ। ये ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस यहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा, ये ऐसे। अब आप लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ तो जानते ही हो। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? तो कंप्लीट लूप का इंटीग्रेशन करना है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। आई वो नेट इनसाइड करंट है जो कि एम्पियर्स लूप के अंदर से पास हो रहा है। तो ये सर्किट, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ था ना, ये इसकी वैलिड होने की कंडीशन क्या थी? तो इसकी वैलिड होने की कंडीशन थी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर बन रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन गिवन रीजन। तो इस रीजन में ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को कांस्टेंट होना चाहिए। इसी कंडीशन में यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ, ये कौन सा लॉ है? ये है एम्पियर सर्किटल लॉ।
तभी वैलिड होगा। अब मान लो कि कंडीशन कुछ और आ जाए, और कंडीशन अगर ये आ गई कि इफ ई इज वेरिएबल विद टाइम, समय के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बन रहा है ना, अगर वो वेरिएबल हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मॉडिफाई किसने किया? मैक्सवेल बाबा ने किया। तो मैक्सवेल अंकल ने इस एम्पियर के सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया और कुछ इस तरीके से लॉ बना दिया जिससे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहे कांस्टेंट हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहे वेरिएबल हो, दोनों ही कंडीशन में वो लॉ एप्लीकेबल होने लगा। ऐसा मैक्सवेल अंकल ने लॉ बनाया। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखे लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कांस्टेंट हो, देखो ये कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, ये कौन सा करंट है? स्टेडी करंट है। अगर ये स्टेडी करंट होगा तभी तो ये जो कैपेसिटर प्लेट है ना, ये कैपेसिटर प्लेट में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, यहां पर चार्जेस कितने इकट्ठे हुए? यहां पर चार्जेस सपोज पॉजिटिव क्यू इकट्ठे हो गए, यहां पर चार्जेस सपोज नेगेटिव क्यू इकट्ठे हो गए, ये नेगेटिव क्यू चार्ज यहां कलेक्ट हो गए। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि जैसे जैसे इस रीजन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट तो है, लेकिन आप जैसे ही इस रीजन में आओगे, इस रीजन में आओगे, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है ना, इस रीजन में आओगे तो आपको पता चलेगा कि इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक करंट तो है ही नहीं। यहां इस रीजन से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रहा है, और जब आप यहां पर आओगे तो आप पता चलेगा कि हाँ, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है और स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट है। अब एक काम करते हैं, हम लोग है ना दो सरफेस को इमेजिन करते हैं। एक तो यहां पर एक सरफेस इमेजिन कर लो, ये इस सरफेस का नाम रख दो सरफेस S1। अब अगर मैं S1 सरफेस की बात करूं तो यहां पर एम्पियर लॉ कैसे अप्लाई होगा? हम बोलेंगे ये जो पूरे लूप का जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है B.dl, वो किसके बराबर होगा? म्यू जीरो, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कौन सा मीडियम है? एयर या फ्री स्पेस है, मतलब कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है ये, मल्टीप्लाइड बाय आई नेट इनसाइड। ये आई नेट इनसाइड क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट, वो इलेक्ट्रिकल करंट, वो नेट इलेक्ट्रिकल करंट जो कि इस लूप के अंदर है, तो उसको मैंने आई नेट इनसाइड कहा है। ठीक है, अब बच्चों में एक सरफेस और बना लेता हूं, ध्यान से देखना। ये जो सरफेस मैं बनाने जा रहा हूं ना, वो एक्चुअली यहां नहीं बना रहा हूं, बनाऊंगा तो वहां पर, यहां पर बनाऊंगा। पर देख लो, ये एक कटोरी जैसा सरफेस है, मतलब कि आपके पास में एक होलोस्फीयर था और उस होलोस्फीयर को आपने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो एक टुकड़े को फेंक दिया, एक टुकड़ा ये बच गया। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये भी तो सरफेस ही है ना भैया। ये इस सरफेस को मैं यहां पर रखता हूं, ऐसे देखना, ऐसे, ये ठीक है। अब इस सरफेस का नाम रख दो सरफेस नंबर 2। अब इस सरफेस नंबर 2 पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करो। ये एम्पियर्स लॉ आपने किस पर अप्लाई किया था? सरफेस नंबर 1 पर। अब आप सरफेस नंबर 2 पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हो, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पूरे लूप का जो टोटल यहां पर इंटीग्रेशन करना है B.dl का, वो कितना होगा? तो म्यू जीरो आई नेट इनसाइड, यही तो रूल है ना।
अब देखो ये जो पूरा लूप बन रहा है ना, या ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस से कितना करंट पास हो रहा है? इस सरफेस के अंदर से नेट इनसाइड दी सरफेस S2 कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, जीरो करंट पास हो रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl का वैल्यू जीरो है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो मैंने बना रखे हैं ना, ये कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड है और वो भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लेकिन करंट जीरो है। अच्छा, दूसरा पहचान क्या है? आप एक काम करो, यहां पर आप है ना एक कंपास नीडल रख लो, मैग्नेटिक कंपास रख लो। ये मैग्नेटिक कंपास में नीडल डिफ्लेक्ट होगी, पता चल जाएगा कि यहां पर करंट है। लेकिन जब आप इस वॉल्यूम में कंपास रखोगे तो इस वॉल्यूम में कोई ऐसा करंट या ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर पाए। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अनुपस्थित है, एब्सेंट है। अब देखो फिर से हम दूसरी कंडीशन लिए लेते हैं। ये कंडीशन है कंडीशन सेकेंड फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो वेरी कर रहा है। E इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इज वेरिएबल। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको वेरिएबल कब मिलेगा? पहले तो बना लो कंडक्टिंग वायर, उसके साथ रख लो कैपेसिटर की प्लेट, और दूसरे के कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो इस वायर के साथ कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर के साथ। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग वायर। यहां से आप जो करंट पास करते हो ना, मान लो कि आप एसी करंट पास करते हो। अब एसी करंट तो कोई स्टेडी करंट है नहीं। अब अगेन यहां पर आप देखोगे कि एसी करंट में क्या होगा, करंट का वैल्यू कम ज्यादा होगा, मतलब यहां पर जो चार्जेस का कलेक्शन है यहां पर और यहां पर वो कम ज्यादा होगा। तो चार्जेस का कलेक्शन कम ज्यादा होने से यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा ना, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरिएबल बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आप एक सरफेस को इमेजिन करो। ये एक सरफेस को इमेजिन किया, इस सरफेस का नाम रख लो S1 सरफेस। अब आपको एक दूसरा सरफेस और इमेजिन करना है ऐसे, और इस सरफेस का नाम रख लो, क्या नाम रखोगे? S2 सरफेस। अब देखो हुआ ये कि हमको ये पहचानना है कि यहां से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो इस पहचान के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक मैग्नेटिक नीडल को यहां पर रख सकते हैं। जब आप इस मैग्नेटिक नीडल को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे, तो आपको ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मालूम पड़ेगा, और विच शोज दैट पास में कहीं इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन जब आप यहां पर नीडल रखते हो, कहां पर? वो स्पेस में जो स्पेस कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का स्पेस है। जब ये यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो आपको ये पता चला कि ये मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट करती है, इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डालता है। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस नीडल के ऊपर इस स्पेस में इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हमको इतना मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात पक्की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है, और वो चीज इलेक्ट्रिकल करंट का पार्ट प्ले कर रही है, इलेक्ट्रिकल करंट की भूमिका अदा कर रही है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जिम्मेवारी लेती है कि मैं करंट के बदले काम करूंगी,
और वो करंट के बदले काम करती हैं। और करंट का क्या काम होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाना और मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो यहां पर ये तो पता चल गया कि ये चार्ज तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है, यहां पर कोई चार्ज का फ्लो तो है ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज है जिसने इलेक्ट्रिकल करंट की भूमिका निभा रखी है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को ही या उस फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन को ही हमने डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का नाम दे दिया कि यहां पर करंट तो नहीं है, पर चार्ज चलने वाला करंट तो नहीं है, पर यहां पर कोई ऐसी चीज है जिसका नाम रख दो आप डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा ही होगा कि सर आप ये जो बार बार बोलते हो कि किसी चीज में वेरिएशन या कोई चीज ऐसी है जो करंट के बदले काम कर रही है और करंट का इफेक्ट दे रही है, वो चीज क्या है? तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये एसी इलेक्ट्रिक करंट है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट होगा तो क्या बनाएगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक्चुअली ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड ही डिस्प्लेसमेंट करंट का काम कर रहा है। वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का काम कर रहा है और इलेक्ट्रिकल करंट का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना। तो इसीलिए हमने वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जी को ठंडक मिली, लग गया पता कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें चेंज आ जाए तो वो करंट की भूमिका निभाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसमें वेरिएबल जो कि जिसमें चेंज आ जाए। इलेक्ट्रिकल फील्ड वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें अगर चेंज आ जाए तो वो इलेक्ट्रिकल करंट का पार्ट प्ले करती है और उसी को नाम दे दिया है हमने डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डेफिनेशन में आपको बोल के बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट इक्विवेलेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो इक्विवेलेंट करंट होता है, इस करंट के इक्विवेलेंट होता है which is passing through space between conducting plates of capacitor because of variable इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, देखो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण यहां पर उस स्पेस में एक ऐसा करंट फ्लो करता है, एक ऐसा करंट फ्लो करता है जो कि करंट का पार्ट प्ले करता है और उस करंट का नाम हमने रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कारण कौन है? वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप ये कह दो ना कि वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देता हूं तो एक बार को चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड ही करंट की भूमिका निभा रहा है। और अगर कोई ये कहे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड ने एक ऐसा करंट बना रखा है जो कि करंट का पार्ट प्ले करता है, उस करंट का नाम हम डिस्प्लेसमेंट करंट रख देते हैं, तो भी बच्चों आप सत्य ही कह रहे हो, कैसे भी कह लो। अभी तक आपने जो मैक्सवेल की इक्वेशन देखी थी तो वो इक्वेशन क्या देखी थी? सॉरी, आपने अभी तक जो एम्पियर्स लॉ देखा था वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या देखा था? तो सर हमने ये देखा था, ठीक है, ये जो करंट है ना, ये वो करंट हुआ करता था जो कि किसी कंडक्टर से पास होता था। तो हम इसका नाम अभी रख देते हैं आईसी। आईसी मतलब कि कंडक्टिंग करंट, किसी कंडक्टर से पास होने वाला करंट, कंडक्शन करंट। ठीक है, लेकिन जो मैक्सवेल अंकल थे उन्होंने अब इस लॉ को मॉडिफाई किया और क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस आई डी। ठीक है, यहां पर मैं आई के साथ आई सी लिख देता हूं। तो आई सी क्या है? कंडक्शन करंट है।
आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। कैपेसिटर के अंदर की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है वो क्या होता है? ये सिग्मा क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको पहचानते हो बच्चों? परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, अब है ना, आपको ये पता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है? अब तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ पढ़ के याद अच्छी तरह से हो गया होगा ना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया जो कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, यहां पर आओ। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखा करते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ऐसा लिखते थे ना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है? ई इंटू ए, पुरानी यादें, फ्लैशबैक। चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है इस कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में? तो वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां से मैंने लिया ई का वैल्यू, इस ई का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया करना है मुझे, कर दे, कर दो। अच्छा, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता कितना है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन सरफेस डिवाइड बाय टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा का वैल्यू मैं क्यू बाई ए लिख देता हूं। तो सिग्मा का वैल्यू लिखो क्यू बाई ए, और ये एप्सिलॉन जीरो नीचे है ही, और मल्टीप्लाइड बाय ए, ये वाला, ठीक है। एरिया से एरिया कट गया, तो बचा क्या? तो बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखो बच्चों, आपने गॉस रूल पढ़ा था, तो गॉस रूल में जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स था वो क्या होता था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ही तो होता था। तो यहां पर हमने कौन सी नई बात कर दी? कोई भी नई बात नहीं करी ना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो तो फिक्स होती है। तो चेंज कौन है? चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी क्यू बाय डी टी। अब ये डी क्यू बाई डी टी होता क्या है? डी क्यू बाई डी टी तो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ठीक। तो देखो बच्चों, हमने यहां पर जो बात करी थी वो कैपेसिटर प्लेट के, कंडक्टिंग प्लेट के बीच की बात करी थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बनता है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इतना बनेगा, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, तो आई अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर जो ये आई मिला है ना, वो आई क्या है? वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। तो हमको चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आईडी का वैल्यू कितना होगा? चलो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं। चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो आई डी। तो आईडी का वैल्यू कितना हो गया? एप्सिलॉन जीरो को यहां भेज दो, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। आप इस वैल्यू को याद रख लो, इस इक्वेशन को आप याद रख लो, इस फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी के आपस के संबंध को याद रखना।
तो बच्चों हमको डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना मिला, फिर से लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट हमको मिला एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पर यूनिट पर चेंज इन टाइम, पर यूनिट टाइम। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके मैक्सवेल अंकल ने कैसे लिखा था, तो मैक्सवेल अंकल ने ऐसे लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को हम यहां से ले सकते हैं और ये पुट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन जीरो चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या पर यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इसको मैंने क्या बोला, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोला। इस इक्वेशन को चाहो तो ऐसे लिख लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी कंडक्शन करंट प्लस म्यू जीरो मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ऐसे भी लिख सकते हो। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब बच्चों हमको है ना यहां पर दो चीजें पता चली। कंडक्टर रीजन में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये कंडक्टिंग वायर बनाया मैंने, ये मैंने प्लेट बनाई, ये एक और प्लेट बनाई और ये मैंने एक और कंडक्टिंग वायर बनाया। तो ये जो कंडक्टिंग रीजन है ना, यहाँ ये जो रेड रेड जो मैंने बना रखा है, कंडक्टिंग रीजन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई कंडक्शन करंट। यहां पर कंडक्शन करंट फ्लो होता है ना, ओके। और जो कैपेसिटर रीजन है, मतलब कि यहां की बात कर रहा हूं मैं, ये कैपेसिटर रीजन, इस कैपेसिटर रीजन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी। क्योंकि यहां पर कोई इंडक्शन करंट, यहां पर इस रीजन में, इस स्पेस में, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच के स्पेस में कंडक्शन करंट तो है ही नहीं। तो कौन सा करंट है, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस रीजन में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को लिखने का और तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, आई डी क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ऐसा भी लिख सकते हो। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए विशेष सूचना कि मैंने आपके लिए मैन्युफैक्चर किए हैं नोट्स, आप इन्हें मंगवा सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज ही करना है। आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक सैम्पल पेज बता रखा है। बच्चों अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ करंट की। जहाँ तक कंडक्टिंग वायर का सवाल रहा, कंडक्टिंग वायर के अंदर तो चार्ज चलता है और चार्ज चलने के कारण जो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट देखते आ रहे हैं वैसा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, जिसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। अब हम कंडक्टर रीजन से जब आगे बढ़ते हैं तो दो प्लेट्स के बीच का रीजन आता है जहाँ पर कोई मटेरियल नहीं होता। तो इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा होता है, ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और जैसे ही हम उस रीजन से बाहर निकलते हैं, कौन से रीजन से, कैपेसिटर प्लेट के बीच के रीजन से जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही कंडक्टिंग वायर फिर से शुरू हो जाता है। तो उस रीजन में फिर से कंडक्शन करंट तो फ्लो हो ही रहा होता है। वो कंडक्शन फ्लो वो करंट है जो कि चार्ज के फ्लो के कारण है। तो हम ये देख सकते हैं कि पूरे सर्किट में, ठीक है, कंडक्शन वायर, फिर बीच का स्पेस आ गया, फिर से कंडक्शन वायर आ गया।
तो ये जो कंडक्टिंग वायर और बीच का स्पेस और कंडक्टिंग वायर फिर से जो आ रहा है, हम देख सकते हैं कि लगातार इलेक्ट्रिकल करंट तो फ्लो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर हुआ और बीच का जो स्पेस है ना, कंडक्टिंग प्लेट के बीच का स्पेस है, वहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं। जहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं होता वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है वहाँ पर कंडक्शन करंट होता है। दोनों में से एक करंट तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों करंट जो है ये एक दूसरे की वैल्यू के बराबर हैं। तो बच्चों, जो कंडक्टर रीजन है उस कंडक्टर रीजन के अंदर कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा होता है। ये यहाँ पर कंडक्शन करंट, यहाँ पर कंडक्शन करंट। लेकिन जहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब कैपेसिटर रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट वो कंटिन्यूअस है। आहा, मेरा प्यारा राजमा बन रहा है। तो IC प्लस ID ये एक कंटिन्यूअस करंट होगा, कंटिन्यूअस अलोंग एनी क्लोज पाथ। ठीक है, और IC प्लस ID इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है कंडक्शन करंट प्लस, इसका वैल्यू लिख दो एप्सिलॉन 0 टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इस तरीके से आप इस टोटल करंट को लिख सकते हो। यहां देखिए सर्किट में ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके साथ में कंडक्टिंग प्लेट और करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये एक सर्किट बन रहा है। यहाँ पर IC प्लस ID इतना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और ये जो बीच का स्पेस है ना, इस स्पेस में भी IC प्लस ID करंट फ्लो हो रहा है, और इस कंडक्टर में भी IC प्लस ID करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग है ना ये कंडक्टर रीजन, कंडक्टिंग वायर रीजन और ये जो कैपेसिटर स्पेस है ना, तो इनको यहां पर हम अलग अलग देखते हैं कि ये करंट है कितना। एक तरफ लिख लेते हैं कंडक्टिंग वायर, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग कैपेसिटर स्पेस। ठीक है, अब देखो ये जो कंडक्टिंग वायर होता है ना, इस कंडक्टिंग वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अगर चल करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो चल के इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्जेस है ना वो कहीं पर इस कंडक्टिंग वायर में जहाँ पर करंट पास हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वहां पर चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होता, चार्ज इकट्ठे नहीं होते। जब चार्ज इकट्ठे ही नहीं होंगे तो Q नेट इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा ना। अगर Q नेट इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम वो 0 है। क्यों ऐसा हुआ? वो ऐसा इसीलिए हुआ कि जब चार्ज ही 0 है तो चार्ज 0 होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स 0 होगा तो उसमें चेंज 0 होगा। अब अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका वैल्यू बनता है? ये तो ID का वैल्यू बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है कहां पर? इस कंडक्टिंग रीजन में, यहां से लेकर के यहां तक। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो है 0। ओके, अब कंडक्शन करंट की बात करते हैं। तो कंडक्शन करंट कितना है? कंडक्शन करंट है dQ/dt। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं IC प्लस ID लिख दूं तो वो मुझे कितना मिलेगा? तो कंडक्शन करंट है dQ/dt
प्लस 0 इतना मिलेगा। अब हम कैपेसिटर स्पेस की बात करते हैं। तो कैपेसिटर स्पेस में हमको ये तो पता है कि कंडक्शन करंट 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी इतना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बदले में लिख लूंगा ई इंटू ए। अच्छा जी, एप्सिलॉन 0 डी बाई डी टी ई इंटू ए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन ए। सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये ए यहाँ पर एज इट इज उतार लूंगा। तो सिग्मा मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो एरिया है ना ये तो वैल्यू फिक्स है, इसको मैं बाहर निकाले लेता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलो अभी नहीं बाहर निकालते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए से ए कट गया। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो फिक्स होता है, बाहर निकाल लो, बाहर निकलेगा तो इसके साथ कट जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर केवल क्यू बच गया तो आंसर आया डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर हम आई सी प्लस आई डी कर लें तो वो कितना मिलेगा, कंडक्शन करंट तो 0 है और आई डी कितना मिला, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा जी, लॉक किया जाए। अब देखो यहाँ पर आई सी प्लस आई डी का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी है, और यहाँ पर देखो आई सी प्लस आई डी का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है आई सी प्लस आई डी, और यहाँ पर भी आई सी प्लस आई डी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट है आई सी प्लस आई डी वो यहाँ पर का आई सी प्लस आई डी के बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आई सी प्लस आई डी कंडक्टर रीजन के केस में इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी ये कैपेसिटर रीजन के केस में। अब हमको यहाँ पर ये पता चली गया है कि कंडक्टर रीजन के केस में जो आई डी है ना वो तो 0 होता है, और कैपेसिटर स्पेस में जो कंडक्शन करंट है वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं आई सी जो है वो आई डी के बराबर है। ये